नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अवरोध के बीच राज्यसभा में 3 तलाक से जुड़ा विधेयक पेश। विपक्ष की प्रवर समिति के पास भेजने की मांग। जेटली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 6 महीनों में कानून बनाना जरूरी। महाराष्ट्र में बंद का मिला-जुला असर। संसद में उठा मुद्दा। विपक्ष ने की न्यायिक जांच की मांग। सरकार का बयान, बाहरी तत्वों ने फैलाई हिंसा। अनाज और चीनी की पैकेजिंग के लिए जूट अनिवार्य। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। जूट उद्योग के लिए बड़ी राहत। 60 लाख किसानों को होगा लाभ। जम्मू के सांबा में सीमा पार से पाक रेंजर्स ने की गोलीबारी। बीएसएफ का एक जवान शहीद। भारत ने दिया माकूल जवाब। और पाकिस्तान को अमेरिका की फिर चेतावनी। लग सकता है आर्थिक मदद पर पूर्ण प्रतिबंध। आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं। और खबरों के सफर की शुरुआत पहली खबर के साथ। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अवरोध के बीच राज्यसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक विचार के लिए रखा। विपक्ष ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। नेता सदन और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस मसले पर 6 महीने के भीतर कानून बनाना अनिवार्य है। यह मियाद 22 फरवरी को पूरी हो रही है। लोकसभा से बिल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। राज्यसभा में अवरोध के बीच दोपहर 3 बजे के बाद 3 तलाक से जुड़ा विधेयक लाया गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को सदन में विचार के लिए रखा। कांग्रेस के आनंद शर्मा और टीएमसी सुखेंदु शेखर रॉय ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने से जुड़ा प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष की बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की प्रक्रिया पर ऐतराज जताया। That this House, being strongly committed to women empowerment and women's rights, refers the Muslim Women Protection and Rights on Marriage Bill 2017, as passed by the Lok Sabha, to a select committee of the Rajya Sabha. The motion has to be given at least 24 hours in advance. The motion has to have a consent of all the members who have agreed to be on the committee. And the procedure with regard to committees in the House is that there is always a proportionate representation in accordance with the strength of all political parties. Suddenly you pick up, what is the kind of parliamentary practice that you are creating? वित्त मंत्री ने 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मसले पर 22 फरवरी तक कानून बनाना विधायिका की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने एक बार में 3 तलाक के खिलाफ 6 महीने के भीतर संसद से कानून बनाने को कहा था। Period of 6 months. You can rebut it. Why do you worry? And if you beseech, the word they use is we beseech all political parties. Therefore, within this period, you come out with an appropriate legislation to this effect. Okay. Therefore, there is an urgency that the country expects from Parliament. And that urgency is that this practice is unlawful. Some people have come and said we will still defy the judgment and resort to this particular practice, and therefore the legislature must act with a sense of responsibility, act expeditiously. हालांकि अवरोध नहीं रुकने पर उपसभापति पीजे कुरियन ने सदन की कार्रवाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। इस विधेयक को लोकसभा से 28 दिसंबर को मंजूरी मिली थी। विधेयक में एक बार में 3 तलाक को अपराध बनाने का प्रावधान है। इसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में एक बार में 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। 3 तलाक से संबंधित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लोकसभा में आसानी से पास हो चुके इस विधेयक की राह राज्यसभा में उतनी आसान नहीं दिखती। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस 3 तलाक विधेयक को रोकना चाहती है। रविशंकर प्रसाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। रविशंकर प्रसाद जी, एक अहम विधेयक 3 तलाक को लेकर आज राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। आपकी पूरी कोशिश थी,
किस तरीके से देखते हैं, क्या वजह रही, विपक्ष का रुख कैसे देखते हैं? देखिए, मोटी बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने इसका लोकसभा में समर्थन किया था। जी। हमारा वहाँ बहुमत था, अच्छा लगा हमें। जब बिल पारित के बाद सबों ने ताली बजाया, हमने बजाया, उन्होंने भी बजाया, तो राज्यसभा में क्या हो गया? बिल तो वही था, उधर राज्यसभा थी, तो यहाँ आपका चेहरा दूसरा कैसे हो गया? ये बड़े सवाल है। तो कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती दिल से कि महिलाओं के हक की लड़ाई में उनको जल्दी न्याय मिले। आज भी 3 तलाक हो रहा है, 100 तो हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त फैसले के बाद, जो जानकारी में आया है। राज्यसभा में आपका नंबर उस तरीके से नहीं है कि पास कराया जा सके। जो आपके सहयोगी दल हैं, AIDMK हो या दूसरे दल, वो कांग्रेस की तरफ झुकाव है, सिलेक्ट कमेटी भेजने पर बात चल रही है, उस पर आप किस तरीके से उन्हें मैनेज करेंगे? कि कांग्रेस पार्टी से हमारा नंबर राज्यसभा में जल्दी उनसे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? इसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। छोटे दल से हमारी चिंता नहीं है। सही सवाल कांग्रेस पार्टी का है। दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा, दोहरे मानदंड। लोकसभा में एक बात, राज्यसभा में दूसरी बात। सिर्फ 3.5 क्लॉज का बिल है ना? उनके तो बड़े बड़े विद्वान वकील राज्यसभा में बैठे हुए हैं, तो बहस में अपनी बात कह देते। उनका सही सलाह मैं सुनने को तैयार था, लेकिन उनका इरादा सेलेक्ट कमेटी का कम है, बिल को रोकने और लेट करने का कम है, ताकि खवातीनों के साथ बेइंसाफी होती रहे। सर, आखिरी सवाल, कल की क्या उम्मीद करें? कल बिल पास हो सकता है या फिर इस सेशन में? हमारी पूरी कोशिश होगी कि महिलाओं के हक के लिए हम लड़ें। कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करेंगे कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इतनी बार हार चुके हैं, और कितना हारेंगे, कभी तो थोड़ा अंदर से सोचें। और इस मसले पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डेक्कन हेराल्ड के पॉलिटिकल एडिटर शेखर अय्यर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविशंकर प्रसाद जो मूल सवाल पूछ रहे हैं कि लोकसभा में तो कांग्रेस साथ थी, राज्यसभा में क्या हो गया, क्या आपके पास है उनके सवाल का जवाब? इस सवाल का जवाब उनके पास भी है, कांग्रेस के पास भी है। नहीं, ऐसा है, देखिए, इसमें सरकार की तरफ से भी और विपक्ष और कांग्रेस खास करके एक पॉलिटिकल मैसेजिंग जरूर हो रही है। कांग्रेस, ये बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस दिखाना नहीं चाहती थी कि वो इसको विरोध कर रहे हैं या मुस्लिम महिला के हक के खिलाफ कहीं जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबाव भी उन पर है कि खास करके उन प्रावधान को लेकर जिसमें कहा जा रहा है भाई 3 साल तक सजा हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है, तो एक प्रेशर भी आ रहा है कि खास करके मुस्लिम महिला ग्रुप से तो नहीं है, लेकिन जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, बाकी जो संस्थान है, संगठन है, उनका कहना है कि इस पर क्यों कानून बननी चाहिए। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, बट साथ साथ ये भी है क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा में नंबर की संख्या है, मतलब संख्या की एक प्रॉब्लम है, संकट है सरकार के लिए, तो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि मौका यही है कि सरकार पर प्रेशर डाले। दूसरी बात क्या है, सिलेक्ट कमेटी भेजना, सरकार नहीं चाहती सिलेक्ट कमेटी जाए, क्योंकि सरकार का ये है कि तो अभी करना है, कानून अभी करना है। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक 2 जज की जो राय है उसकी भी बात की आज जी, लेकिन सेलेक्ट कमेटी का जाना मतलब होगा ये जो प्रावधान को डाइल्यूट करना। तब सारे अगर प्रावधान डाइल्यूट हो जाएंगे फिर वो कानून की भी कुछ बचा नहीं जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार भी चाहती है, अगर विपक्ष इसको वोट आउट करना चाह रहे हैं कि नंबर क्योंकि उनके पास है, इसको डिफीट करना है, तो उससे एक भी पॉलिटिकल मैसेज जाएगा कि सरकार और बीजेपी चाहती है कि भी डायरेक्टली करो ये, क्योंकि एक बात तो स्पष्ट हो रहा है कि इस ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम समाज में बड़ी डिबेट हो रही है, खास करके मुस्लिम महिला और मुस्लिम महिला ग्रुप्स जो है बड़े वोकली आपने ये रखे, कई महिला ग्रुप्स ने इसको वेलकम भी किया है जी। कि ये नहीं है कि घर तोड़ने वाली चीज नहीं है, कम से कम एक डिटरेंट रहेगा। बिल्कुल, जैसे डाउरी एक्ट है और डोमेस्टिक वायलेंस बिल है, देखिए डोमेस्टिक लॉ है, इसमें भी वो फैमिली डिस्प्यूट को लेकर है, लेकिन एक प्रकार से डिटरेंट रहेगा कि कोई भी आदमी इस तरह की हरकतें नहीं करेगी, भाई आप व्हाट्सएप में भेज दोगे मैसेज, SMS कर दोगे। बिल्कुल, तो एक प्रकार से कानून होने से एक डिटरेंट रहेगा और एक कानून का भय रहेगा। तो ये यही है, और इस आर्ग्यूमेंट को कई मुस्लिम महिला ही कह रहे हैं जी कि जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में इस तरह के एक्सपीरियंसेस फेस किए, वो चाह रहे हैं कि भाई कुछ तो कानून में होनी चाहिए। तो ये डिबेट पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेजिंग, जैसे मैंने कहा जी, बिल्कुल, तो वो मैसेजिंग भी हो रही है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इतना हिम्मत जुट पाएगा कि भाई इसको डायरेक्टली वोट आउट करे, क्योंकि उतने
मैं नहीं देखता हूँ कि उतने डायरेक्ट मैसेज देना चाहेंगे। और सरकार भी नहीं चाहेगी कि वो एग्री कर दे एक सिलेक्ट कमेटी का। इसका मतलब है कि भाई कानून का फिर कब उसका कब आएगा, फिर कब पालित होगा। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है फिर जो आने वाले 1-2 दिन जो हैं, अब किस तरह का माहौल दिखेगा इस पे? नहीं, मुझे लगता है एक बैटल ऑफ नर्व्स होगा। यानी सरकार भी चाहेगी भाई, क्योंकि जब पार्लियामेंट में इस तरह की गतिरोध रहती है तो उससे भी एक मैसेज जाता है। और बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री और इस सरकार दोनों एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए हम बीच में अभी प्रधानमंत्री ने उसकी भी बात की, हज जाने की भी बात की। बिल्कुल। तो उस पर भी ये हुआ था। तो ये तो अपने मैसेज देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं। और यहाँ विपक्ष भी ओपनली इस मामले में सरकार से डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाह रहा है। तो मुझे लगता है एक बैटल ऑफ नर्व्स रहेगा कि फाइनली आगे कल हाउस में ही देखना पड़ेगा कि क्या। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि फरवरी तक इसको पास कराना है क्योंकि कोर्ट ने कहा हुआ है, तो एक कानूनी मसला भी यहाँ पर आ जाता है, एक संविधान से जुड़ा हुआ मसला भी आ जाता है। नहीं, वो कैसे? देखिए, वो जो अरुण जी जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 2 जज ने कहा था कि ये पार्लियामेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को इस मामले को सीरियस लेकर एक कानून पास करनी चाहिए। तो जो ऑपरेटिंग पार्ट मैंने जो सुना है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की जो ऑपरेटिंग पार्ट है, जो लीडर ऑफ द हाउस है, कि ये देश में ये अपेक्षा रहेगी कि ये सदन कुछ करे। तो वो एक्सपेक्टेशन के लिए सरकार वचनबद्ध है, तो इसलिए करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि लास्ट तक सरकार कोशिश करेगी किसी तरह वो कानून को हाउस में लाए, उस पे कानून पे वोट हो। बिल्कुल। वो सिलेक्ट कमेटी जाने की वो वोट पे ये तैयार नहीं है। यानी कि बीजेपी ये चाहती है जो भी स्टैंड हो उसका एक मैसेज जाए, चाहे वो बिल पे बहस हो, उसको पास कराने की कोशिश हो या उसे वोट आउट कर दिया जाए, तो कम से कम एक क्लियर कट मैसेज जरूर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए और वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। ये थी हमारी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें। जल तरंग, मिट्टी चीनी के प्यालों से निकलती अद्भुत स्वर लहरियां और पानी की सतह से गूंजती संगीत की मधुरता। इस संगीत का मिलता है अनेक प्राचीन ग्रंथों में बयान। मिलिंद तुलंकर और सीता दुरै स्वामी जैसे संगीतज्ञों ने बनाई है संगीत की इस अनोखी विद्या में विश्वव्यापी पहचान। और जीवन की 64 महत्वपूर्ण कलाओं में से एक बता गए हैं से महर्षि वात्स्यायन। महाराष्ट्र में जातीय हिंसा के खिलाफ बंद के दौरान आज कई जगहों पर हिंसा, तोड़फोड़ और पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कई सार्वजनिक बसों को नुकसान पहुंचाया। मुंबई में जनजीवन पर खासा असर देखा गया। मुंबई पुलिस ने कल हुई हिंसा के मामले में आज 9 मामले दर्ज किए। हालांकि शाम में दलित संगठनों ने बंद वापस ले लिया। पुणे के भीमा कोरेगांव में जातीय हिंसा के विरोध में बुधवार को महाराष्ट्र बंद का मिला जुला असर दिखा। मुंबई में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और हिंसा का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 33 बसों में तोड़फोड़ की। कुछ जगहों पर उपनगरीय रेल सेवाएं भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन सेवाएं जल्द ही सामान्य हो गईं। बंद को देखते हुए स्कूल बस वालों ने सुबह की शिफ्ट में काम नहीं किया। डिब्बे वालों ने भी अपनी सेवाएं बंद रखीं। बंद को देखते हुए कार्यालयों में उपस्थिति पर भी असर पड़ा। कई स्कूलों ने छुट्टी भी घोषित कर दी। हमने किसी को स्कूल के लिए ऑफ है करके नहीं भेजा। पेरेंट ने का खुद का डिसीजन था कि वो भेजेंगे। तो हार्डली 50 चिल्ड्रन, सिर्फ 50 बच्चे आए थे। तो फोन करके हमने बोला कि वो भी पेरेंट आके लेके जा रहे। पुणे में भी बंद का असर दिखा। यहाँ मंगलवार से 42 बसों पर पथराव किया गया। शहर में स्कूल और दुकानें भी बंद रहीं। नागपुर में भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ते रोके। बसों पर भी पथराव किया गया। इस वजह से स्कूल और बाजार नहीं खुले। औरंगाबाद में भी प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। इसके बाद भारी तादाद में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालयाकडे आम्ही अप्रोच होतोय। त्यांच्याकडून नाव घेऊन या ठिकाणी चौकशी समिती ही तयार केली जाईल, ज्याच्यामध्ये सिटिंग जज
हे चौकशीत असावे अशा प्रकारचा आमचा प्रयत्न पूर्ण घटनाक्रम किंवा त्याचे फुटेजेस हे पाहणं चाललेलं आहे। त्या फुटेजेसमध्ये किंवा तिथल्या घटनाक्रमात जे कोणी दोषी असतील त्या सगळ्यांवर कारवाई ही निश्चितपणे केली जाणार आहे। भारी बहुजन महासंघ के नेता प्रकाश अंबेडकर ने हिंसा के खिलाफ बंद बुलाया था। The kind of atmosphere that is being developed in this country of distrust between one community and another, we would like the trust to become the main issue, and therefore we say that whoever is appointed, he is welcome. But the only thing is that he should not be from the Dalit community. कोरेगांव भीमा से सोमवार को एक कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पेशवा की सेना पर जीत हासिल की थी। कंपनी की सेना में कई दलित सैनिक थे। ये समारोह उसी जीत की याद में आयोजित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और महाराष्ट्र में जातीय हिंसा का मसला आज संसद में भी उठा। इससे दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा आई। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की। विपक्ष के अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी। महाराष्ट्र में जातीय हिंसा का मामला बुधवार को राज्यसभा में भी उठा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने ये मुद्दा उठाया। इस वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही में अवरोध पड़ा और कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। भोजन अवकाश के बाद भी कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा और कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इस मसले पर सदन के बाहर भी कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी जारी रही। जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, निरंतर दलितों का शोषण हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जो लोग लंबे समय तक घड़ियाली आंसू दलितों की हितों के लिए बहाए हैं, उनके जीवन मान को, उनकी रोजगार को, इनकी स्वाभिमान को ठीक करने के लिए कोरा काम किया है, कागजी काम किया है। अभी ठोस काम हो रहा है। बाकी हम अपेक्षा रखेंगे समाज में सौहार्द रहे। लोकसभा में भी शून्यकाल में ये मुद्दा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच और प्रधानमंत्री से बयान की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। आज के दिन में ब्रिटिश के जगह पर कांग्रेस वालों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने के काम कर रहे हैं। गुजरात से ऊना में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, नहीं होना चाहिए। आपकी भावना रखो इसमें। हर जगह जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट failed totally in anticipating the situation and preventing the violence, which led to stone throwing and which led to arson of many cars and vehicles which were. शिवसेना और एनसीपी ने भी हिंसा की निंदा की और जवाबदेही तय करने की मांग की। कोई ना कोई है उसके पीछे जो राजनीतिक लाभ लेना चाहता है इस प्रकार के दंगे भड़काकर। ये कौन है, क्या साजिश है, उसका पर्दाफाश हम जल्दी करने वाले हैं। कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जब मालूम है कि लाखों वहाँ पर लोग भीमा कोरेगांव में जमा होने वाले हैं और कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके बारे में जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होती है और उसकी विफलता है। महाराष्ट्र सरकार हिंसा के लिए बाहरी तत्वों को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रहा है। रविंद्र सिंह शोहरान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सामाजिक तनाव का शांतिपूर्ण हल ढूंढने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले पर एक किताब का विमोचन करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि समाज में अन्याय के खिलाफ सबको आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन सामाजिक तनाव पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में जातीय हिंसा से चिंतित उपराष्ट्रपति ने कहा कि राज्यों और देश में अमन होना चाहिए। समाज में जब तक आपको सब समाज का समर्थन नहीं मिलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लोग दुर्भाग्यपूर्ण से कुछ लोग जाति का विवादों को राजनीतिक रूप दे रहे। राजनीतिक रूप दिया, विषय खत्म, कंट्रोवर्सी, विवाद, न्याय नहीं होगा। यही हो रहा है हमारे देश में। इसलिए राजनीति अपना जगह पे रहे, अपना मैनिफेस्टो में, अपना विचारधारा में, अपना सरकार का एजेंडा में उनका उत्थान के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या किया और क्या क्या करेंगे, ये
प्राथमिकता होना चाहिए। केवल बोलने से, नहीं तो दूसरे व्यक्तियों के बारे में प्रदर्शन करके उनके खिलाफ बोलने से देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ, उन्होंने कहा शांति चाहिए, महाराष्ट्र में शांति चाहिए, देश में शांति चाहिए, और जो परिवर्तन आना चाहिए, परिवर्तन मानसिक होना चाहिए। केंद्र सरकार ने चीनी और खाद्यान्न उत्पादों की जूट के बोरों में पैकिंग अनिवार्य कर दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। ये नियम जून महीने तक लागू रहेगा। इसके तहत कुल पैदा होने वाले अनाज की 90% और चीनी उत्पादों की 20% पैकिंग में जूट का इस्तेमाल होगा। इस फैसले से देश के जूट उद्योग की मांग पूरी होगी और इस क्षेत्र पर निर्भर तकरीबन 60 लाख कामगारों और किसानों के रोजगार में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार में आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। राज्यसभा की यह सीट मनोहर पर्रिकर के रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। और इधर आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील गुप्ता को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इनके नामों का ऐलान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुई पार्टी की पीएससी बैठक में राज्यसभा के लिए इन तीनों उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनी। पार्टी के इस फैसले पर कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें सच बोलने की सजा मिली है। राज्यसभा की जिन 5 सीटों पर 16 जनवरी को मतदान होना है, उनमें से 3 सीट दिल्ली की हैं। इनके लिए 5 जनवरी तक नामांकन दाखिल करना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास 70 में से 67 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए पार्टी के तीनों उम्मीदवारों का जीतना लगभग तय है। 18 बड़े लोगों से जब बात की तो उन्होंने बाकायदा ना सिर्फ जुड़ने के लिए सहमति दी, अच्छा लगा उनको, लेकिन उनका सिर्फ 2 ही कंसर्न थे, या तो उनकी इंडिपेंडेंस या उनको लग रहा था कि हम अपने उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। आज पार्टी ने मेजोरिटी से इस पर फैसला लिया था। मेजोरिटी से फैसला लिया था मतलब यह है कि अभी 9 मीटिंग पीएससी की मीटिंग में 9 सदस्य थे, उसमें से 8 साथियों की सभी 3 नामों पर सहमति थी। अरविंद भाई के कई निर्णय, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के हों, चाहे आंतरिक भ्रष्टाचार से आंख फेरना हो, चाहे पंजाब में अतिवादियों के प्रति सॉफ्ट रहना हो, चाहे टिकट वितरणों में जो गड़बड़ियां मिली, पारदर्शिता मिली, उसकी शिकायत हो, कार्यकर्ता की उपेक्षा हो, चाहे सैनिक का विषय हो, चाहे जेएनयू का विषय हो, मैंने जो सच बोला आज उसका पुरस्कार दंड स्वरूप मुझे दिया गया, जिसके लिए मैं स्वयं का आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने आज गोलीबारी की। इसमें बीएसएफ के हेड कांस्टेबल आरपी हाजरा शहीद हो गए। पाकिस्तान की ओर से शाम करीब 4:30 बजे छिपकर गोलीबारी की गई। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान की फायरिंग का माकूल जवाब दिया गया। जम्मू इलाके में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ तैनात है। रांची में सीबीआई विशेष अदालत में चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में दोषी ठहराए गए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और 15 अन्य के खिलाफ सजा सुनाने की कार्रवाई बुधवार को नहीं हो सकी। एक अधिवक्ता के निधन के कारण कोर्ट की सुनवाई स्थगित कर दी गई। इस मामले में सभी 16 अभियुक्तों को गुरुवार को सजा सुनाई जा सकती है। 23 दिसंबर को इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 16 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। पूरा मामला 1991 से 1994 के बीच देवघर राजकोष से गलत तरीके से 89 लाख रुपए से अधिक की निकासी से जुड़ा हुआ है। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के 3 अन्य मामलों में भी आरोपी हैं। 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत ने ही चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ से ज़्यादा की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। और इस बीच रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव, शिवानंद तिवारी और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। 23 दिसंबर को अदालत के फैसले पर इन नेताओं ने जो बयान दिया था उसे अदालत ने अपमानजनक मानते हुए नोटिस जारी किया है। इन नेताओं को 23 जनवरी को अदालत के सामने पेश होने को कहा गया है। शहरी और आवास कार्य मंत्रालय देश में तीसरा स्वच्छता सर्वेक्षण कराने जा रहा है, जिसकी शुरुआत गुरुवार से होगी। ये सर्वेक्षण 10 मार्च तक चलेगा। इस दौरान देश के 4000 से ज़्यादा शहरों और कस्बों में स्वच्छता का आकलन किया जाएगा, जिन्हें साफ सफाई, पेयजल और शौचालय समेत दूसरी सुविधाओं के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। इसके नतीजे अप्रैल में जारी किए जाएंगे। पिछले 2 बार के मुकाबले इस बार सर्वेक्षणों का
जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। शहरों और कस्बों की तकरीबन 40 करोड़ की आबादी इस सर्वेक्षण के दायरे में है। ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा कि पाकिस्तान सालों से आतंकवाद के मसले पर दोहरा खेल खेलता रहा है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को आर्थिक मदद पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने को तैयार है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन और पनाह देना लगातार जारी रखा है। पाकिस्तान एक ही समय में हमारे साथ काम करता है और उसी समय आतंकवादियों को भी पनाह देता है जो अफगानिस्तान में हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं। अमेरिका इस खेल को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये उन्होंने कहा। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 25 करोड़ 50 लाख डॉलर की सहायता राशि रोकने की घोषणा की है। Administration is withholding $255 million in assistance to Pakistan. There are clear reasons for this. Pakistan has played a double game for years. They work with us at times, and they also harbor the terrorists that attack our troops in Afghanistan. That game is not acceptable to this administration. We expect far more cooperation from Pakistan in the fight against terrorism. The President is willing to go to great lengths to stop all funding from Pakistan as they continue to harbor and support terrorism. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।